नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। मेरे हाथ में एक किताब है जिस पर लिखा है चेहरे के अंदर का आकाश। आपने अमूमन सुना होगा चेहरे के भाव, चेहरे को देखकर लोगों के भाव को पढ़ लेना, लेकिन क्या इस किताब के अंदर उससे जुड़ी हुई चीजें हैं? आखिर क्या है इस किताब के अंदर और इसको लिखने वाले जो लेखक हैं उनके मन में क्या कुछ भाव रहे हैं और इस किताब को लाने का उनका मकसद क्या है? मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, मेरे सहयोगी भी हैं वरिष्ठ अर्जुन निराला जी। अर्जुन जी, बहुत स्वागत है आपका। अमर उजाला के आप सदस्य भी हैं, सहयोग हमारी लगातार रिपोर्ट जो हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की हो, पश्चिम बंगाल से लेकर हर रिपोर्ट जो है हमारे दर्शक आपके जो है बेहद सराहते भी हैं। लेकिन आज क्योंकि जैसा मैंने अपने दर्शकों को सबसे पहले एक खिताब का जो है वो जिक्र किया और सीधे तौर पर अर्जुन निराला जी इसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। चेहरे के अंदर का आकाश, इंदु प्रभा देवी जी की खिताब, जिसे आप हिंदी भाषी दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। क्या मकसद है, क्या है इस किताब? नमस्ते, अमर उजाला के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि सुमित जी ने बताया, चेहरे के अंदर का आकाश ये मूल रूप से नेपाली में लिखी हुई किताब है, उपन्यास है, जिसका कि नाम है अनुहार भित्र को आकाश। ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बी बरुआ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और असमिया विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर इंदु प्रभा देवी ने इसे मूल रूप से लिखा है और इसे मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। इसका मकसद है कि जो नेपाली भाषा, जिसे 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में जो है वो स्थान प्राप्त है, कई बार क्या होता है कि नेपाली कहने से नेपाल के साथ लोग जोड़ लेते हैं। ये बड़ा जो इंडिया में नेपाली हैं वो गोरखाली लोग हैं, जिनका बड़ा पुराना एक इतिहास रहा है। गोरखा रेजिमेंट को भी लेकर आप देखते हैं, बहुत ही बहादुर कौम, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसके जो शुरुआती जो लेख पाठ है उसको पढ़ने के बाद ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको लीड भी मिल जाएगी। एक पर्यटक है, वह पथिक है, उसकी आंखों में चमकते सपनों जैसे जहाज हैं और साथ में है लंगर की तरह कुछ अंकुश। कहाँ बांधने चला है वो जहाज कौन जाने, उसकी पीठ पर कुछ भारी बोझ है। क्या है वहां? पहचान पत्र। किन्हें प्रमाणित करना है उसे? खुद को। यानी ये जो किताब है ये वर्तमान शिक्षा के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़े करता है। एक असम का जो मूल कैरेक्टर है राजू, लखीमपुर जिले का रहने वाला, अपर आसाम का, पढ़ लिखने के बाद दिल्ली आता है, जेएनयू से पढ़ाई करता है, एमए एमफिल करता है, पीएचडी करता है, फिर वापस जाता है गुवाहाटी। लेकिन उसके सामने सवाल खड़े हैं। एडहोक की नौकरी, एक बेटा जवान, माता पिता का एकमात्र, माता पिता के सपने, उसके अपने सपने और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसके बीच में किस तरह से संघर्ष करता है कि युवा। ये मूल रूप से उसके ऊपर है। इसके साथ ही एक झीनी सी प्रेम कथा चलती है जो आपको अंदर तक छूती है। कहीं उनके हर शब्द, असम की जो इतिहास है, क्योंकि वो एक इतिहास का प्रोफेसर है, इस किताब में जब वो बच्चों को पढ़ाता है तो बताता है कि आहोम राजा कब आए थे, किस तरह से वीर लासित बरफुकन ने मुगलों को सरायघाट के युद्ध में परास्त किया था। असम की बारीक इतिहास को इस किताब में आपको देखने मिलता है। पूरे देश के जो जागरूक पाठक हैं, साहित्य प्रेमी हैं, जो पूर्वोत्तर को जानना चाहते हैं, असम को जानना चाहते हैं, अगर वो इस किताब को पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ जानकारी जो है उनको मिलेगी। यही मेरा मकसद था कि पूर्वोत्तर में जो साहित्य लिखा जा रहा है, किस तरह का साहित्य लिखा जा रहा है, कितने बढ़िया ढंग से उसको अपनी भाषाओं में पिरो रहे हैं, उसको राष्ट्रीय स्तर पर लाना, हिंदी के पाठकों को उन तक पहुंचाना मेरा मकसद है। इंदु प्रकाश जी की, इंदु प्रभा देवी जी की जो किताब है, उसी को चुनना, इसके पीछे क्या वजह रही? क्या आपको लगा कि अगर पूर्वोत्तर को हमें लोगों तक पहुंचाना है, वहाँ किस तरीके से चीज़ें लिखी पढ़ी जा रही हैं वो, या वहाँ की जो संस्कृति है या वहाँ की जो आबो हवा है, वहाँ की जो परेशानियाँ हैं, वो इस किताब के ज़रिए, चेहरे के अंदर के आकाश के ज़रिए जो है वो लोगों तक पहुँच सकती है, जो उत्तर भारत के लोगों को और ज़्यादा पूर्वोत्तर के करीब लेकर आए। बिल्कुल, मेरा मकसद यही है कि
जो वहाँ पे वर्तमान स्थितियाँ हैं, झिझक है, एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, ये किताब जो है लॉकडाउन के दौरान लिखी गई है। किस तरह से लॉकडाउन के दौरान स्थितियां बदली, उसके बाद जो परिस्थितियां आईं युवाओं के खास तौर से, वो केवल असम की समस्या नहीं है, पूरे देश और दुनिया की समस्या है। इस किताब में इतनी बारीक तरीके से इसको लिखा गया है और उन समस्याओं को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है। वो जो कथा वस्तु है वो पूरे असम और नॉर्थ ईस्ट और देश को प्रतिनिधि देती है। और इस किताब को पढ़ने के बाद, क्योंकि ये नेपाली भाषा में लिखी गई है, नेपाली ही भाषा के साहित्य अकादमी विनर लील बहादुर छेत्री, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने इस किताब को पढ़ने के बाद कहा था कि काश इसे कोई हिंदी में अनुवाद करता। इतने बड़े वयोवृद्ध साहित्य अकादमी विनर का ये कहना अपने आप में पर्याप्त था। और मुझे पता चला तो मुझे लगा कि शायद मैं इसको कर सकता हूँ, और ये जिम्मेदारी जो है मैंने अपने कंधों पे उठाई और आज ये आपके हाथों में है। जब आप इसका अनुवाद कर रहे थे और जब आप इसे लिख रहे थे, उस वक्त जहन में क्या कुछ चल रहा था? क्या कोई चुनौती भी आई? लगा कि जो एक न्याय होता है, एक लेखक उम्मीद करता है कि जब वो किसी किताब को अपने पाठकों के बीच में लेकर जा रहा है, किसी उपन्यास को जब लिख रहा है, तो वो कम से कम उस उम्मीद के साथ न्याय करे। तो क्या ऐसी कोई चुनौती भी लगी आपको इसमें लिखते हुए? क्या दिक्कत, क्या चुनौती रही? देखिए, सबसे मुश्किल है अनुवाद। आप अपने मन के भावों को जैसे लिख दें, लेकिन जैसा कि कल इस किताब के रिलीज़ के समय हमारे वरिष्ठ, इस देश के वरिष्ठ पत्रकार लेखक श्री यशवंत व्यास जी ने कहा कि अर्जुन ने इसके साथ सटीक न्याय किया है। ये उनके मुंह से सुनना और आपके सवालों का शायद यही जवाब होगा कि मैंने पूरी कोशिश की। आप एक अनुमान लगाइए कि कभी कभी इस किताब को अनुवाद करते हुए मैंने बहुत से अनुवाद किए हैं। मैं कविताओं का नेपाली से, पंजाबी से, बंगला से अनुवाद करता हूँ, असमीज से अनुवाद करता हूँ। ज़्यादा भाषाएं आने के कारण कई बार वो उलझ भी जाता है दिमाग, तो कम से कम 11 भाषाओं में मैं बातचीत करता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। 11 भाषाएं? जी। तो संस्कृत जो है मेरी प्रिय में एक भाषा है। तो शब्दों का और उस भाव को सामने रखना इतना मुश्किल है, इतना जटिल है अनुवाद। लोग कहते हैं आप क्यों नहीं लिखते? मैं कहा मैं तो लिख ही दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने लिखा एक भाषा में, और हिंदी एक बृहत हमारी भाषा, हमारी माँ बोली, जिसमें असंख्य लोग जीते हैं, जिसको उस भाषा में अगर ले पाया, एक लाइन के ऊपर आप सोचिए एक आदमी कितनी देर ठहर सकता है उसका अनुवाद करने के लिए। अंदाज़ा लगाइए। मैं कम से कम 3-3, 4-4 घंटे तक एक लाइन पे अटक जाता था और बैठा रहता था। इसको ऐसे लिखूं कि ऐसे लिखूं, ये लिखूं, ताकि वो भाव, मैं कहता हूं कि आप इसको पढ़ेंगे, जैसे अभी मैंने पढ़ के सुनाया, जी बिल्कुल, कि लगा नहीं होगा कि अनुवाद है। तो बहुत मुश्किल है। समस्याएं आई, आधी किताब अनुवाद के बाद ये डिलीट हो गई डिलीट हो गई। और मेरी एक और किताब जो है, मैं एक बड़ी 800 पेजों का एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ किसी उपसर पर। श्री श्री हंकरदेव घुखा और मानदेव घुखा, जो असमिया संस्कृति के सबसे बड़े हमारे गुरु हैं, 800 पेज की वो किताब है, जिसमें से 600 पेज मैंने कर लिया था और सारे डिलीट हो गई। ये किताब भी उसी में था, ये आधा कर चुका था, फिर डिलीट हो गई। लेकिन फिर मैंने इसको फिर पुनः शुरू किया, उस किताब के ऊपर भी फिर दोबारा से काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ा एक काम होगा वो हमारे भारतीय संस्कृति के लिए। मैं असम में जन्मा हूँ और असम के तिनसुकिया जिले के एक छोटे से गांव में लखी पथार, जिसके बारे में बहुत सी कई बार समस्याएं हैं। बहुत सारे लखी पथार कहते हैं, लोग डर भी जाते हैं। उसको अल्फ़ा के साथ, जननी के साथ जोड़ा जाता है जी। तो लोगों को लगता है कि ये कैसे, बहुत छोटे से गांव, बहुत गरीब परिवार, बहुत ही मतलब कि उससे उठ के गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति मैंने पाई। तो इस तरह से इस किताब को संस्कृत पढ़ने से, मैं कहता हूँ कि संस्कृत पढ़ने से अगर मुझे कोई सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो ये भाषाओं को लेकर के हुआ। भाषाओं पर आपकी मजबूत हुई उसके ज़रिए जी। अच्छा, जब एक लेखक लिख रहा है, अनुवाद कर रहा है, जैसा आपने कहा कि सबसे मुश्किल काम है किसी दूसरे लेखक के लिखे हुए जो है शब्दों को
उन भावों को पाठक तक पहुंचाना अनुवाद के जरिए, ये सबसे मुश्किल काम है, जिस पर आप कहते हैं कि एक लाइन पर भी 3-3 4-4 घंटे बैठ के आपने जो है वो सोचा है। लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं, जब आप उस खिताब को अनुवाद करते हैं या फिर लिखते हैं, तो एक उम्मीद भी होती है, एक मकसद होता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई और वो मकसद क्या था? मेरा एकमात्र मकसद है, मैं पूर्वोत्तर में जन्मा हूँ। मैंने अपने जीवन के करीब 38 साल उत्तर भारत को दिए। अमर उजाला के माध्यम से, दैनिक भास्कर के माध्यम से मैं पत्रकार रहा। 2002 से मैं दैनिक भास्कर से जुड़ा और इस दौरान दैनिक भास्कर ने मुझे बहुत कुछ दिया। लेकिन अमर उजाला आने के बाद मेरे जीवन में अमर उजाला ही मेरा परिवार है, अमर उजाला ही मेरी ओढ़नी और बिछोना है। मैं अमर उजाला के अलावा कोई नहीं सोच सकता। लेकिन अमर उजाला ने मुझे, शायद ये परमपिता परमात्मा का कोई खेल होगा कि मुझे 2022 में पूर्वोत्तर, मतलब कि बंगाल सहित पूर्वोत्तर की एक संपादकीय सलाहकार के रूप में एक जिम्मेदारी दी और मुझे इसके माध्यम से पूर्वोत्तर की सेवा करने का एक मौका मिला। तो उस मौके को मुझे लगता है कि अब मैं अपने जीवन में पूर्वोत्तर के लिए, चाहे वो असम हो, नागालैंड हो, बहुत सुंदर पूर्वोत्तर है, वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जब भी जाता हूँ तो वीडियो बना के कोशिश करता हूँ कि मैं बताऊँ आप पूर्वोत्तर आइए। पूर्वोत्तर को जानना बहुत ज़रूरत है। कुछ दिन पहले जो घटनाएं यहाँ पर उत्तर भारत में घटती हैं पूर्वोत्तर के लोगों को लेकर के, देहरादून में जो घटना घटी, तो उस तरह की घटनाएं ना घटे, क्योंकि मैं भी पूर्वोत्तर का था और मैं 1988 में पंजाब में आया हूँ। मुझे आज तक बार बार मैं कहता हूँ, उत्तर भारत ने जो स्नेह दिया, जो पंजाब ने स्नेह दिया, जो हरियाणा ने स्नेह दिया, जो उत्तर प्रदेश ने, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने जो मुझे प्यार दिया, एक नॉन हिंदी भाषी होने के बावजूद मैं उसका कृतज्ञ हूँ। और मैं पूरे उत्तर भारत के लोगों को कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मैं कहता हूँ कि आप पूर्वोत्तर आइए, असम आइए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। कल कल बहती नदियाँ हैं, पहाड़ है, डंग वैली है, जहाँ रात को 2 बजे देश में सबसे पहले सूरज उगता है, ईस्ट अरुणाचल के अंदर। इतना सुंदर है, लोग इतने प्यारे हैं। सिक्किम जाइए, मेघालय जाइए, त्रिपुरा आइए, असम आइए, काजीरंगा जाइए, माँ कामाख्या आइए। लोगों के मन में जो भी कुछ इस तरह के सवाल हैं वो समाप्त हो गए। एक समय रहा असम के अंदर, पूर्वोत्तर के अंदर थोड़ी बहुत झिझक थी, लेकिन अब बिल्कुल शांत है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सड़कें। आप आइए, मैं हमेशा आह्वान करता हूँ, अमर उजाला के माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी, पूरे देशवासियों को, आप दुनिया घूमते हैं, जरूर घूमिए, लेकिन अपने देश को जानिए पहले, ताकि आप बता सके दुनिया को कि हम किस देश के वासी हैं और हमारे पास क्या संपदा है। क्या संपदा है, बिल्कुल। और पूर्वोत्तर जितना वृद्ध है, जितना जो है, जितना जो वहाँ की संस्कृति है, जो अपने आप में बेहद ख़ास बनाती है। और हिंदुस्तान के अंदर तो ये कहा भी जाता है कि जो हर जगह पर अलग धर्म, अलग संस्कृति, अलग तरीके के लोग और उन सबको समेटे हुए अपना जो है भारत है। पूर्वोत्तर के कितने करीब आपकी ये किताब, जब इसे हमारे पाठक इसे पढ़ेंगे, कितने करीब खुद को पूर्वोत्तर के पाएंगे? मैं कह रहा हूँ कि ये केवल पूर्वोत्तर नहीं, आप दिल्ली की सड़कों की इसमें जानकारी मिलेगी। क्योंकि वो जो इसका मेन कैरेक्टर है उसने यही दिल्ली में पढ़ाई की है। अच्छा। उसके बाद फिर वो किस तरह से दिल्ली में आके वो अपना अध्यापन जो है वो जारी रखता है। पूरे पूर्वोत्तर, दिल्ली सहित इसको ऐसे कनेक्ट किया। हर इंसान जिसने दिल्ली देखी, जिसने गुवाहाटी देखी, जिसने भुवनेश्वर देखी, पूरे भारत को इसने जोड़ा है। इस किताब का मकसद बहुत बड़ा है। ये इसके ऊपर जब कोई चाहे तो फिल्म बनाए, ऐसे चित्र चलते हैं, आप पढ़ते जाएंगे, चित्र बनते जाएंगे आपके आंखों के सामने। एक डायरेक्टर उसको कुछ कहना ही नहीं है, किताब पढ़ता जाएगा और उसके सीक्वेंस बनती जाएंगी, कट 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 कट। स्क्रीन प्ले अपने आप में है ये किताब। आप, मैं कह रहा हूँ कि कोई इसके ऊपर फिल्म बनाए तो ऐसी इसमें जो प्रेम कहानी है, ऐसी झीनी, इतनी सुंदर, ब्रह्मपुत्र कल कल बह रही है, उमानंद की जो पहाड़ियां हैं, छोटे से, जो दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है उमानंद, माँ कामाख्या की गोद में बसा हुआ ब्रह्मपुत्र। वहाँ से आप गुवाहाटी से धीरे धीरे लखीमपुर की तरफ बढ़ते हैं। एक समय में गोरखाओं के साथ जो है वहाँ पर उनको विदेशी कहा गया, डी वोटर किया गया उनको, लेकिन इस समय सरकार ने उसको हटा दिया है। लेकिन उस तरह के किस तरह से डी वोटर का सामना करना पड़ा उस जाति को, गोरखाली जाति को, जो वीर योद्धा जिनके शहीद
अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने बलिदान दे दिए, उस गोरखा उस संप्रदाय को भारत में कहा जाए कि तुम विदेशी हो, कितना दर्द होगा, कितना कष्ट होगा। इसी को देखते हुए असम सरकार ने वो खत्म कर दिया, डी वोटर गोरखाओं के लिए जी। तो ये किताब पूरे देश को जोड़ती है और देश को जोड़ती है, और जब इस पर फिल्म बनाए कोई, तो आप जब देखेंगे उस घटनाओं को कैसे, आप विश्वास करेंगे कि अब मैंने इन लेखिका को मैंने कहा कि आप फिल्म लिखिए, वो उसमें माहिर है, कैसे खट से, जैसे आप पढ़ेंगे ना, अरे ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया, आपको एहसास होगा इसको पढ़ते हुए। आपको नहीं लगेगा कि आप गुवाहाटी में, आपको जहाँ बैठ के पढ़ेंगे आप वहीं इसको जोड़ लेंगे अपने से। यानी क्यूरियोसिटी आपने इतनी जगा दी है कि जल्द से जल्द हमारे जो पाठक हैं या फिर जो भी हमारे लोग हैं जिन तक ये पहुंचनी चाहिए किताब, वो इसे पढ़ेंगे और उनके मन में भी जो भाव हैं वो हमें जो है जल्द कमेंट्स के ज़रिए भी सुनने को मिलेंगे। लेकिन एक आपने कहा कि जो कैसे भारत को जो है जोड़ती है, लेकिन एक शख्स, क्योंकि नए साल की शुरुआत भी अभी हुई है और अमूमन जो पाठक होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि अपनी लाइब्रेरी जो है बना दी जाए। और अभी हाल ही में जहां आपने जो आपकी पुस्तक है वो रिलीज़ भी हुई जो है यहाँ पर पुस्तक मेले के अंदर, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच भी रहे हैं, किताबें अपनी उठा के एक लाइब्रेरी बना भी रहे हैं। लेकिन ये हर एक हमारे पाठक की लाइब्रेरी में पहुँचे ये किताब, इसकी को लेकर वो क्यों इसे पढ़ें, क्यों इसे अपनी लाइब्रेरी में शामिल करें, जिसकी वजह से उनको इस साल 2026 में एक ख़ास चीज़ पढ़ने का जो मौका मिले, वो क्या चीज़ होगी? इस किताब की जो खासियत है वो है कनेक्ट। जो भी पाठक, जो हिंदी का या जो भी विश्व के किसी भी भाषा, मैं कहता हूँ इसको अरबी में, इसको जर्मनी में, इसको दुनिया के हर भाषा में अनुदित होना चाहिए इस किताब को, क्योंकि ये भारत को दर्शाता है। ये भारत की उस एकाग्रता और एक समानता और एकजुट जो है भारत की, उसको दर्शाता है, लोगों को जोड़ता है और बताता है कि ये केवल समस्या केवल भारत की नहीं है, पूरी दुनिया की युवाओं के सामने आने वाले दिनों में, कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जब पढ़ के अपने घर सपनों के साथ पहुंचता है और माता पिता के सपने, उसके सपने एक झीनी सी पीछे जीवन में जो प्रेम की एक सुगंध जो बह रही होती है, जिसमें वो सोचता है कि मेरा परिवार होगा, मैं जिससे मेरा मन लगा है, जिनके साथ मेरे धड़कनों की तार जुड़ती है, जो झंकृत होती है जीवन, उसका जो एक मनोभाव है, हर इंसान, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो माता पिता हो, हर आदमी इसमें शामिल है, हर एक का सपना इसमें समाहित है। वो सपना हमें साकार करना है, उसके सवालों का जवाब जो इसमें मिलता है। बिल्कुल। और अर्जुन निराला जी का सिर्फ नाम ही निराला नहीं है, जिस तरीके के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, वो जो झनकार पैदा करने की वो बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, पाठकों के मन में भी एक उत्सुकता जो है इस किताब को लेकर पैदा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को इस किताब को पढ़िए। आप जब अंदर आप कहेंगे अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, मतलब वो जो एक जिज्ञासा जानने, आप एक सांस में इसको पढ़ेंगे। और जो युवा वर्ग है, खास तौर से जिनके सपने जो है, आज हम कहते हैं कि हमारा देश जो है वो सबसे युवा है, और जो युवा सपने लेके चल रहा है, जिनके मन में नासा है, जिनके मन में DRDO है, जिनके मन में सपने अथाह हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं, क्या देश उनको वो देने के लिए तैयार है कि नहीं? अगर नहीं तो खुद ऐसा जज्बा पैदा करे कि आप देने वाले बने। बिल्कुल, आप पढ़िए तो सही, आनंद ना आए तो मुझे बताइए। बिल्कुल, आप पढ़िए तो सही। और जैसा निराला जी ने कहा भी कि बहुत से ऐसे सवाल और उन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो आपको इस किताब में मिलेंगे। चेहरे के अंदर के आकाश में उन तमाम चीज़ों को टटोलने की कोशिश करिए इस किताब के माध्यम से। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्जुन निराला जी, बहुत जो है बेहतर कदम आपने उठाया, इस किताब को जो है हमारे तमाम पाठकों के बीच में आप लेकर आए हैं। और हमारे जो पाठक हैं, जाहिर है आपकी जिस तरीके से खबरों को सराहते रहे हैं, इस किताब को भी बहुत सराहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।